हाय एवरीवन, होप यू ऑल फाइन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग एटम्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर एक जरूरी सूचना, मतलब सी द चैप्टर्स ऑफ एटम्स, न्यूक्लियाई, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, ये ऐसे चैप्टर हैं जिसमें मतलब छोटे छोटे चैप्टर हैं और इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम के लिए तो ऑब्वियसली ये चैप्टर ही नहीं, बाकी सब चैप्टर्स भी आपको एनसीईआरटी से अच्छी तरह से पढ़ना ही है। बट फॉर एंट्रेंसेस लाइक जेई और नीट, तो इन एंट्रेंस में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी सिंपल आते हैं इन चैप्टर से। ठीक है, तो अगर आपने एनसीईआरटी का अच्छे से पढ़ा हुआ है, अच्छे से आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, तो आपको एंट्रेंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो मतलब ध्यान से देखें, ठीक है, बट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें आपका फायदा है। ओके, अच्छा, ये जो चैप्टर्स है एटम्स, दिस इज बेसिकली अबाउट वेरियस थ्योरीज रिलेटेड टू एटम्स, मतलब एटम में क्या है, अंदर क्या चार्ज है, बाहर क्या चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट में जब ट्रांजिशन होगा तब क्या बिहेवियर कैसे चेंज होगा। ठीक है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, उसका जनरल एक्सप्रेशन क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमको कुछ निकालना नहीं है, रिजल्ट निकालना नहीं है। अलग अलग साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट लाइक नील बोर, जे थॉमसन, इन्होंने दे हैव परफॉर्म ग्रेट वर्क्स। सो हम लोग उन्होंने क्या क्या काम किए वही चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो है आपका जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। देन दिस इज फॉलोड बाय रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब बेसिकली जो ये एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने खुद नहीं किया था, रदरफोर्ड ने खाली इस एक्सपेरिमेंट का एक प्रपोजल दिया था। जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है दैट वाज डन बाय गिगर एंड मार्सदेन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर नील बोर, द बोर एटम मॉडल, ठीक है, उसके बाद डी ब्रोगलीज थ्योरी ऑफ एटम। ओके, सो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, हर थ्योरी का ड्रॉबैक भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हो गया आपका ऑब्जर्वेशंस ऑफ जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उसमें उन्होंने देखा कि जो पार्टिकल्स हैं वो दे वर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ऑब्वियसली अगर कुछ पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिविएट कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, व्हेन दीस चार्ज पार्टिकल्स, अब ये चार्ज पार्टिकल्स कैसे हैं, मतलब वो कैसे पता चला? एक्चुअली द पार्टिकल्स, जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब के जो पार्टिकल्स थे, वो पार्टिकल्स दे वर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नाउ दिस कॉन्सेप्ट वाज ऑलरेडी नोन एट दैट टाइम कि मूविंग चार्ज पार्टिकल्स दे एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, हम लोगों ने ये चीजें मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ा है कि चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स। ठीक है, अच्छा, ना तो ये कंक्लूजन निकला कि जो पार्टिकल्स हैं वो एटम से निकल रहे हैं और वो दे कंटेन सम चार्ज। ओके, अब उन्होंने ये कंक्लूड कैसे किया कि वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं? क्योंकि हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में कि बाय द डायरेक्शन, अगर पार्टिकल एक मूव कर रहा है और आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, तो चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि वो पार्टिकल पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ठीक है, तो उस बेसिस पे उन्होंने कंक्लूड किया कि जो पार्टिकल्स एमिट हुए हैं वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, बट ये कहां से एमिट हुए हैं? ये एटम्स से एमिट हुए हैं, बट एटम्स एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम्स तो एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसका मतलब जो पार्टिकल्स एमिट हुए हैं वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दोज आर इलेक्ट्रॉन्स, और एटम्स में इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी है। ठीक है, सो दैट द एटम्स एज ए होल इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उन्होंने सजेस्ट किया ए मॉडल दैट इज अ प्लम पुडिंग मॉडल। तो प्लम पुडिंग मॉडल में उन्होंने क्या बोला कि एक एटम जो है इट इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इट इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक स्फीयर मान लीजिए, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसमें नेगेटिव चार्ज जैसे फिक्स किया हुआ है, एम्बेड किया हुआ है। ठीक है, मतलब पुडिंग में प्लम ऐसे ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। सो एटम, यहां पे क्या ऑब्जर्वेशन उन्होंने कंक्लूड किया, एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ऑन इट। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, फिक्स करके रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया जे थॉमसन का ऑब्जर्वेशन। सो व्हाट इज प्लम पुडिंग मॉडल अगर पूछते हैं तो आपको ये चीज लिखना है, 2 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है,
अच्छा, फिर ड्रॉबैक्स, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ जे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट? अगेन 1 मार्क या 2 मार्क के लिए आएगा। तो उसमें आपको क्या लिखना है? स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन नॉट एक्सप्लेन। हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रल लाइन है दैट वाज नॉट एक्सप्लेन बाय जे जे थॉमसन मॉडल। ओके, अब ये क्या स्पेक्ट्रल लाइन बोल रहा हूं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन, ये क्या है? मतलब हाइड्रोजन एटम को जब हम एक्साइट करते हैं, एटम जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो वो फोटॉन्स एमिट करता है। ठीक है, वो फोटॉन्स जो एमिट करते हैं, वो जो बिहेवियर है, दैट बिहेवियर वाज नॉट एक्सप्लेन बाय जे जे थॉमसन। सिमिलरली स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड जो थ्योरी था कि स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, जो बाद में इसके बाद आया था, सो दैट वाज नॉट एक्सप्लेन बाय जे जे थॉमसन मॉडल की। जब अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल की तरफ जाते हैं तो वहां पे स्कैटर क्यों है? ठीक है, व्हाट इज द रीजन ऑफ स्कैटरिंग? सो दैट वाज नॉट एक्सप्लेन बाय जे जे थॉमसन। ठीक है, अच्छा, फिर आते हैं हम लोग रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है दैट वाज डन बाय गीगर एंड मार्सडेन। ठीक है, वो तो हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं, बट इस एक्सपेरिमेंट का जो थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन कि अगर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रिजल्ट कैसा आएगा, वो जो सोचा था वो इन्होंने सोचा था, रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो बेस्ड ऑन हिज एजम्पशन उन्होंने क्या सोचा कि एंटायर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस। तो अगर ये न्यूक्लियस है तो एक एटम का जो पूरा मास है, मतलब मैक्सिमम मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस। ठीक है, और जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पे है? वो भी न्यूक्लियस में है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर, इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर मॉडल। ठीक है, बट व्हाई इट इज कॉल्ड प्लैनेटरी मॉडल? बिकॉज अब न्यूक्लियस में तो आपका पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया, पूरा मास हो गया। इलेक्ट्रॉन कहां है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। नाउ दिस बिहेवियर इज जस्ट लाइक planets revolving around the sun. So mass, the entire positive charge and most of the mass is concentrated at the nucleus. Electrons revolves around the nucleus like planets revolving around the sun. ठीक है, so this behavior of revolution of electron around the nucleus is similar to revolution of planets around the sun. ठीक है, so that is why it is also called planetary model. ठीक है, अच्छा, नाउ ये जो एटम मॉडल है ऑफ रदरफोर्ड, दिस हैड सम ड्रॉबैक्स। ठीक है, पहला ड्रॉबैक था इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स एमिट डिस्क्रीट लाइट। ठीक है, एटम्स डिस्क्रीट लाइट क्यों एमिट करते हैं व्हेन एटम्स आर एक्साइटेड स्टेट? एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो दे एमिट डिस्क्रीट लाइट। सो दैट ओरिजिन वाज नॉट एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड मॉडल। सेकेंड ड्रॉबैक, could not explain spectral series of hydrogen spectrum. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो सीरीज है, ठीक है, दैट वाज जो लास्ट लेटर ऑन मतलब बोर्ड्स थ्योरी में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। सो दोज ऑब्जर्वेशंस वेर नॉट क्लैरिफाइड बाय रदरफोर्ड। सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज को मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्क्रीट लाइट एमिटेड बाय एटम्स। सो दीज वेर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटम मॉडल। अच्छा, नाउ गीगर और मार्सडेन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, रदरफोर्ड ने तो थ्योरी दे दिया। अब रदरफोर्ड के सजेशन के ऊपर गीगर और मार्सडेन इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने? एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया। ठीक है, बिस्मथ 83214, बिस्मथ ऑफ एटॉमिक नंबर 83, मास नंबर 214। तो ये दिस इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब ये डीके होता है तो डीके होते समय ये अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। तो जब अल्फा पार्टिकल जो इसने एमिट किया, दोस पार्टिकल्स वेर मेड टू पास थ्रू ये जो लेड ब्रिक्स। अब ये इसे दिए हैं कि जो अल्फा पार्टिकल्स मतलब साइड की डायरेक्शन में जा रहे हैं वो ये लेड ब्रिक एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, जो पार्टिकल स्ट्रेट गए, ठीक है, दो पार्टिकल स्ट्रेट गए वो यहां से तो पास हो गए, और यहां पे एक थिन गोल्ड फॉइल है। थिन गोल्ड फॉइल मतलब गोल्ड फिल्म, थिन गोल्ड फिल्म यहां पे रखा हुआ है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करते समय क्या ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर पार्टिकल्स ये गोल्ड फॉइल को पार करके गए। ठीक है, अब पार करके गए तो कैसे पता चला? तो यहां पे एक डिटेक्टर है, दिस इज जिंक सल्फाइड स्क्रीन डिटेक्टर। मतलब अल्फा पार्टिकल जब ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन को जब स्ट्राइक करेगा तो वहां पे एक स्पॉट, ब्राइट स्पॉट नजर आएगा। ठीक है, तो इस डिटेक्टर को ऐसे यहां पे रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो रोटेट करके हम लोग अलग अलग जगह पे कितने पार्टिकल्स हम लोग रिसीव कर रहे हैं वो हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो यहां पे उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वो स्ट्रेट गए, स्मॉल एंगल स्कैटरिंग फॉर मोस्ट पार्टिकल्स, मतलब ज्यादातर पार्टिकल्स आपके स्ट्रेट गए हैं। बैकवर्ड स्कैटरिंग, पीछे की डायरेक्शन में जो स्कैटरिंग हुआ है दैट इज
वेरी फ्यू पार्टिकल्स, ठीक है, 1 in 8,000, मतलब 8,000 में से एक पार्टिकल कोई होगा जो पीछे की डायरेक्शन में स्कैटर करेगा, ठीक है। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया। द ग्राफ इज बिटवीन नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स डिटेक्टेड एंड द स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल जो है वो मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन के साथ डिटेक्टर का जो पोजीशन है, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा, दैट इज द स्कैटरिंग एंगल। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड जो डिटेक्ट कर रही है, डिटेक्टर जो डिटेक्ट कर रहा है, n इज द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स डिटेक्टेड। सो दिस n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin to power 4 theta by 2, where theta is this angle of scattering, angle of scattering. So obviously हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू जब इंक्रीज होगा तो n का वैल्यू डिक्रीज होगा। ये आप जितना साइड में जाएंगे उतना ही कम पार्टिकल्स आपको मिलेंगे, जितना ही ये एंगल छोटा होगा, मतलब इस डायरेक्शन में ज्यादातर पार्टिकल्स निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ज्यादातर पार्टिकल्स विदाउट स्कैटरिंग जा रहे हैं, ज्यादातर पार्टिकल्स स्ट्रेट ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास्ड, सो बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशंस, मेन ऑब्जर्वेशंस क्या हो गए, ये 3 ऑब्जर्वेशंस। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडिविएटेड, ठीक है, क्योंकि थीटा जितना छोटा होगा n उतना ही बड़ा होता है, तो इसका मतलब ज्यादातर पार्टिकल्स अनडिविएटेड जा रहे हैं, स्ट्रेट निकल रहे हैं। 0.14% स्कैटर्ड बाय मोर देन 1 डिग्री, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे देखिए जो थीटा है, थीटा डिग्री में है, ठीक है, मतलब 1 डिग्री के इस साइड अगर आ गए, 1 डिग्री एंगल इधर या 1 डिग्री एंगल ऊपर की तरफ, तो ओनली 0.14% स्कैटर्ड पार्टिकल्स मिल रहे हैं हमको, मतलब मैक्सिमम पार्टिकल्स तो आपके स्ट्रेट ही निकल रहे हैं, ठीक है। 1 in 8,000 डिफ्लेक्टेड बाय 90 डिग्री और मोर, 90 डिग्री या मोर से जो मतलब 90 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्टेड बाय 90 डिग्री और मोर, 90 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्शन या उससे ज्यादा जो डिफ्लेक्शन हो, वैसे कितने पार्टिकल्स हैं, 1 in 8,000, ठीक है, मतलब 99.99% पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट ही जा रहे हैं, ठीक है, वो स्ट्रेट ही जा रहे हैं, ओके। अच्छा, अब जो गिगर्स एंड मार्सडेन का जो एक्सपेरिमेंट है उसके बेसिस पे एक्सप्लेनेशन क्या है, मतलब उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया था उसके एक्सप्लेनेशन क्या है। तो पहला है, टू डिफ्लेक्ट अल्फा पार्टिकल बाय लार्ज एंगल इट मस्ट एक्सपीरियंस लार्ज रिपल्सिव फोर्स। देखिए जो अल्फा पार्टिकल है वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो भी, और वो एक मैसिव पार्टिकल है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल अगर किसी चीज से डिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है तो इसका मतलब जो चीज उसको डिफ्लेक्ट कर रहा है उसका मास भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और उसमें भी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए क्योंकि अल्फा पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो टू डिफ्लेक्ट ए अल्फा पार्टिकल बाय लार्ज एंगल्स इट मस्ट एक्सपीरियंस लार्ज रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। नाउ दिस लार्ज रिपल्सिव फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ए पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। फिर आया, दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय हैवी न्यूक्लियस हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो किया उसका एक्सप्लेनेशन ये है, ठीक है। उसके ऊपर रिजल्ट्स, इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या निकला, entire mass and positive charge is concentrated at the nucleus, entire mass and positive charge is concentrated at the nucleus, ठीक है। एक एटम का जो मास है, एक एटम का जो मास है उसका मैक्सिमम मास कंट्रीब्यूट कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। एक एटम का जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो कहां से आता है, न्यूक्लियस से आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। नाउ दिस इज सिमिलर टू प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है। फिर हो गया साइज ऑफ द न्यूक्लियस, साइज ऑफ द न्यूक्लियस जो है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये नंबर इंपॉर्टेंट है, 10 पावर माइनस 15 मीटर टू 10 पावर माइनस 14 मीटर, ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियर साइज। फिर आया, मोस्ट ऑफ द एटम्स हैव एम्प्टी स्पेस, क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स तो स्ट्रेट चले गए थे, ठीक है, 0.14% डिफ्लेक्ट हुए थे 1 डिग्री और मोर, करेक्ट। तो इसका मतलब मैक्सिमम 99.99% अल्फा पार्टिकल्स तो स्ट्रेट चले गए थे। अब वो स्ट्रेट गए थे, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम जगह खाली जगह है, नहीं तो वो डिफ्लेक्ट होते, ठीक है। सो मोस्ट द एटम्स हैव एम्प्टी स्पेस, ठीक है। अच्छा, ये जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है उसके बेसिस पे हम लोग एक टर्म डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर डिनोटेड बाय द सिंबल बी, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो है दिस इज द टारगेट न्यूक्लियस, ठीक है, और जो अल्फा पार्टिकल है वो यहां से ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन। तो बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज अब अल्फा पार्टिकल तो यहां से ऐसे जा रहा है, यहां से पहुंचेगा अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज है,
तो उनके बीच में रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन की वजह से पार्टिकल ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, अपने पाथ से थीटा एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये जो डायरेक्शन, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, जो पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन था, तो उस वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन ये है, ठीक है। और ये जो लाइन है, डॉटेड लाइन, ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस यहां पे है, वहां से मैंने ड्रॉ किया है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वेलोसिटी वेक्टर और सेंटर ऑफ द लाइन थ्रू द न्यूक्लियस, उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट पैरामीटर। सो इंपैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट पैरामीटर, ठीक है। इंपैक्ट पैरामीटर को मैथमेटिकली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस इक्वेशन से। इंपैक्ट पैरामीटर को b से रिप्रेजेंट करते हैं, b इक्वल टू 1/4πε0 z इज द एटॉमिक नंबर, e स्क्वायर cot θ/2 डिवाइड बाय हाफ mv स्क्वायर डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। 1/4πε0 z और z एटॉमिक नंबर, z हो गया एटॉमिक नंबर, e स्क्वायर cot θ/2, थीटा ये एंगल है, डिवाइड बाय द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहां से जो एक्सप्रेशन है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंपैक्ट पैरामीटर। तो इंपैक्ट पैरामीटर के जो एक्सप्रेशन से हम लोग दो ऑब्जर्वेशन, देखिए ये फॉर्मूला आपको याद न रहे कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो b है इट इज प्रोपोर्शनल टू cot θ/2, और थीटा क्या है, थीटा ये एंगल है, ठीक है, b प्रोपोर्शनल टू cot θ/2, बट थीटा इज दिस एंगल। तो अगर हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, मतलब पार्टिकल डायरेक्ट न्यूक्लियस से टक्कर मार रहा है, तो वापस लौट के आएगा, ठीक है। तो उस केस में ये b का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा कि नहीं, b तो 0 होगा। तो फॉर हेड ऑन कोलिजन, जब ये वापस ऐसे, जब हेड ऑन कोलिजन होगा तो ऑब्वियसली पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल वैसे वापस आएगा, सीधा वापस आएगा, तो मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, उल्टा चढ़ाया, तो वो एंगल, ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, इस एंगल यहाँ इतना डिविएट किया, ये 90 डिग्री डिवाइड किया, पूरा घूम के चलाया तो कितना होगा 180 डिग्री, और पाई रेडियन, सो थीटा इक्वल टू पाई रेडियन, तो तब पार्टिकल रिबाउंड करेगा। उस केस में b इज मिनिमम, ऑब्वियसली b मिनिमम होगा, ठीक है। फॉर लार्ज b, अगर b बहुत ज्यादा है, ठीक है, तब तो पार्टिकल सीधे चला जाएगा, कोई डिविएशन नहीं होगा, उस केस में थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सो फॉर लार्ज b थीटा इज ऑलमोस्ट 0, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इंपैक्ट पैरामीटर। सो रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या क्या थे, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में तो ऑब्वियसली वो एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, सो इट इज गोइंग टू रेडिएट एनर्जी, ठीक है। अगर वो एनर्जी रेडिएट करेगा, मतलब जैसे अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, तो चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करता है, इट इज गोइंग टू रेडिएट एनर्जी। नाउ इफ इट रेडिएट्स एनर्जी, तो ये तो एनर्जी लूज करते 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 फाइनली न्यूक्लियस पे कोलैप्स हो जाएगा, बट ऐसा तो होता नहीं है। अगर कोलैप्स हो जाएगा तो एटम तो स्टेबल नहीं होगा ना, ठीक है, बट हमको पता है कि एटम स्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एटम शुड एमिट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली ऐसे इस तरह से सब जगह पे वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, उसका कोई डिस्क्रीट लेवल नहीं है, एक अपना एक डिस्टिंक्ट पोजीशन नहीं है जिस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे, ठीक है, वो हर जगह पे रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका मतलब जो स्पेक्ट्रम एमिट करेगा वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है। बट प्रैक्टिकली हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होता है। सो दिस स्पेक्ट्रम ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ओरिजिन ऑफ एटम वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम लोग रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स हैं वो किस तरह से थे। तो यहां पे देखिए, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक एक लिया मैंने, ठीक है। और ये जो रेडियस है, ये रेडियस आर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसको बैलेंस कर रहा है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0 e²/r², चार्ज e, डिस्टेंस हो गया r, तो 1/4πε0 e²/r², दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो रेडियस का एक्सप्रेशन ये आएगा। अब नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv², ठीक है, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हाफ mv², यहाँ पे देखिए mv²/r का एक्सप्रेशन ये था,
तो यहाँ से mv² मिल जाएगा, ये यार कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ mv² वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हाफ mv² आएगा e²/8πε0r। ठीक है, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी U इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r, Q1 Q2/r। तो Q1 मतलब यहाँ पे E हो गया और Q2 हो गया -E डिवाइड बाय R, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा -U/E/E। तो Q1 हो गया E, Q2 हो गया -E। ठीक है, Q1 Q2 E इंटू -E डिस्टेंस क्या है R, तो 4πε0r, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा -E²/4πε0r। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हमारा नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है मतलब हमको क्या शो कर रहा है कि जो फोर्स है बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच हम रिलेशन क्लास लेवल में पढ़ चुके हैं, F=du/dr, वहां से बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर आ गया टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मतलब सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को अगर ऐड करते हैं तो हमको मिलता है -E²/8πε0r। मतलब जो टोटल एनर्जी है इट इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव है, किसका एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी किसका निकाला है, इलेक्ट्रॉन का। पोटेंशियल एनर्जी किसका निकाला है, इलेक्ट्रॉन का। टोटल एनर्जी किसका निकाला है, इलेक्ट्रॉन का। तो टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है इट इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो इतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो टोटल एनर्जी का एनर्जी है, टोटल एनर्जी नेगेटिव में आया, उतना ही अगर एक्सटर्नल एनर्जी आप सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एटम से निकल जाएगा। ठीक है, दिस इज एज पर रदरफोर्ड्स एटम मॉडल। ठीक है,